हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। हम पहले चर्चा कर चुके थे कि जीव प्रकाश संश्लेषण जो कि पौधों में होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ जीव जिसकी बात हम कर रहे हैं वो पौधे हैं, तथा श्वसन पौधों में भी होता है और मानवों में भी होता है, समस्त जीवधारियों में होता है। श्वसन से जनित जितने भी वर्ज्य गैसें हैं उनसे कैसे छुटकारा पाते हैं। अब सिर्फ गैसें ही तो नहीं है जो कुछ गैसें ही नहीं है जो कि अपशिष्ट पदार्थ में आएंगी, बल्कि कुछ ऐसी उपापचयी क्रियाओं के द्वारा ऐसी चीज़ें हमारे शरीर से निकलती हैं जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। अब ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ श्वसन की प्रक्रिया द्वारा शरीर से निष्कासित नहीं हो पाते हैं। तो इन क्रियाओं के लिए, इन पदार्थों के लिए हमारे शरीर में ये जो उत्सर्जन तंत्र है वो कार्य करता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये विषैले होते हैं। अगर ये शरीर में इकट्ठे हो जाएं तो ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इनका हमारे शरीर से निष्कासित होना, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रक्रिया को जिसमें ये बाहर निकाले जाते हैं, वो सारे प्रोसेस हम उत्सर्जन तंत्र के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। अब ये विषैले अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में निकलते हैं हमारे शरीर से? ये 3 रूपों में निकलते हैं, यूरिया या अमोनिया या यूरिक अम्ल। अब ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि अलग अलग जीवों में अलग अलग फॉर्म में निकलते हैं। जब मैंने जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ पर दिया भी है कि जितने स्तनधारी जीव होते हैं, जिसमें हम सब भी आते हैं, और ज़्यादातर उभयचर, ये सब जो हमारे शरीर का नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ है उसको, या जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं, उसे यूरिया के फॉर्म में शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं। मछलियाँ, ज़्यादातर जलचर इसे अमोनिया के फॉर्म में शरीर से बाहर निकालते हैं, और पक्षी, कीट पतंग और अधिकतर सरीसृप जिसमें स्नेक्स, आपकी छिपकली, ये सब आते हैं, ये सारे अपने शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं वो यूरिक अम्ल के रूप में होता है। अब विभिन्न जंतु उत्सर्जन के लिए विविध युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से एक कोशिक जीव होते हैं जो अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल के माध्यम से विसर्जित कर देते हैं, मगर हम यहाँ पर बात करेंगे मानव उत्सर्जन की। मानव एक बहुकोशिकीय जीव है जिसमें उत्सर्जन का कार्य उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। उत्सर्जन तंत्र जो कि उसके कुछ भाग हैं जो सब मिलकर ये तंत्र बनाते हैं और शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में हमारी सहायता करते हैं। आइए तो अब हम मानव में उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र में अगर हम देखें तो एक जोड़ा वक्र, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। वक्र को हम किडनी, मूत्रवाहिनी को यूरेटर, मूत्राशय को यूरिनरी ब्लैडर और मूत्रमार्ग को यूरेथ्रा भी कहते हैं। इसे समझने के लिए और अच्छी तरीके से समझने के लिए आइए हम डायग्राम पर चलते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सेम के आकार के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा वक्र है, और आप जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये एक जोड़ा है, एक जोड़ा वक्र है जिससे कि एक मूत्रवाहिनी निकल रही है। आपको दिखाई दे रही होगी, एक मूत्रवाहिनी दोनों तरफ से निकल रही है, ठीक है। ये मूत्रवाहिनी इस मूत्राशय में, इसे मूत्राशय कहते हैं, जो थैली नुमा आकार का दिख रहा है आपको, इस मूत्राशय में मूत्र को इकट्ठा करता है, और ये मूत्र मार्ग जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, इससे शरीर के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। तो ये हमारा पूरा उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है।
तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया, उसमें एक्सप्लेन किया कि हमारे पास उत्सर्जन तंत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम वक्र पे आते हैं। एक जोड़ी वक्र, ये कहाँ स्थित होते हैं? ये उधर गुहा के पृष्ठभाग में स्थित होते हैं। इनका रंग लाल होता है और इनकी आकृति सेम के बीज जैसी होती है। एक वक्र कितना लंबा होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर, लगभग 6 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है और 3 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है। मैं एक चीज़ आप लोग को बताना भूल गई थी। आप देख सकते हैं कि वक्र के ऊपर एक छोटी सी संरचना दिखाई दे रही है। जस्ट इसे हम अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं। ये नलिका वहीन ग्रंथियों में आते हैं और हमारे शरीर में एड्रीनलिन नाम का हार्मोन स्रावित करते हैं। इन ग्रंथियों के बारे में और इनसे स्रावित हार्मोन्स के बारे में हम आगे एक चैप्टर आएगा जिसमें पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम अपना टॉपिक इसी तक सीमित रखते हैं, जो कि है हमारा उत्सर्जन। अब अगर हम वक्र की संरचना की ओर आते हैं तो वक्र की जो बाहरी तल होता है वो उत्तल होता है और भीतरी तल अवतल होता है, और अंदर की ओर धंसकर एक गड्ढा बनता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। आइए इस डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो वक्र का बाहरी तल है, ये वाला तल आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉन्वेक्स होता है, और जो भीतरी तल होता है ये अवतल होता है और अंदर की ओर धंसता है। आप देख रहे होंगे कि अंदर की ओर धंस रहा है। धंसकर ये गड्ढानुमा जो स्ट्रक्चर बना रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम हाइलम कहते हैं या हाइलस कहते हैं। अब प्रत्येक जो वक्र होता है वो रीनल धमनी, जिसे हम रीनल आर्टरी कहते हैं, रीनल धमनी द्वारा रुधिर को प्राप्त करता है। और रीनल शिरा, ये जो नीली नीली आपको दिखाई दे रही है, ये रीनल शिरा है जो वक्र से रुधिर को एकत्र करके पश्च मध्य शिरा में, ये बड़ी मध्य शिरा में इकट्ठा करके आपका फिल्टर्ड ब्लड पहुंचाती है। अब जैसा कि हमने वक्र के बारे में देख लिया, समझ लिया, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनियाँ ये भी 2 होती हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर के करीब मोटी होती है। ये रीनल पेल्विस से प्रारंभ होती है। अब रीनल पेल्विस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम आप देखिए, ये जो एरिया दिख रहा है आपको इतना सा, ये रीनल पेल्विस कहलाता है। देखिए मार्क्ड भी है। ये रीनल पेल्विस से प्रारंभ होता है। ये जो मूत्रवाहिनियाँ हैं रीनल पेल्विस से प्रारंभ होती हैं और मूत्राशय की पिछली दीवार के, अब ये हमारा मूत्राशय था, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ कहीं पेल्विस से ये मूत्रवाहिनियाँ निकल रही हैं और इस मूत्राशय की पिछली दीवार के पश्च भाग में स्थित एक तिरछे छिद्र के द्वारा मूत्राशय में खुलती हैं। ये आपका मूत्राशय है, इसमें ये मूत्रवाहिनियाँ खुलती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय में मूत्र को इकट्ठा करती हैं, तो जो मूत्र के एकत्र होने की जगह होती है वह मूत्राशय है। इसमें लगभग 700 से 800 ml मूत्र एक बार में एकत्र होकर रह सकता है और ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। तो और ये जब जितना इसका कैपेसिटी है, जब उसमें उतना मूत्र इकट्ठा हो जाता है तो इसमें एक दाब फील होता है। उस दाब के द्वारा आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है कि अब आपको यूरिन या मूत्र शरीर से बाहर निष्कासित करना चाहिए। इसलिए मूत्र का निष्कासन कंट्रोल किया जा सकता है। ये वह मार्ग है जिससे मूत्र शरीर से बाहर निष्कासित। अब ये तो हमने एक ओवरऑल व्यू देख लिया उत्सर्जन तंत्र का। अब हमारा प्रश्न है कि मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है। मूत्र क्यों बनता है? ये इसलिए बनता है ताकि रुधिर में से जितने भी वर्ज्य पदार्थ हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन्हें छानकर शरीर से बाहर किया जा सके। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है
जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो कि यूरिया, यूरिक अम्ल और यूरिक एसिड के फॉर्म में जो भी होते हैं, ये अलग नहीं हो पाते हैं। इनके लिए यह वक्र है जो कार्य करता है। वक्र में रुधिर से अलग किए जाते हैं ये सारे नाइट्रोजनी पदार्थ। अब हम प्रक्रिया पे आते हैं कि मूत्र को कैसे तैयार किया जाता है। रक्त का जो वास्तविक शुद्धिकरण होता है, ये प्रत्येक वक्र में उपस्थित नेफ्रॉन या वक्राणुओं के द्वारा होता है। वक्राणु उत्सर्जन अंग की इकाई हम कह सकते हैं। प्रत्येक वक्र में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें हम वक्राणु कहते हैं या नेफ्रॉन्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जिसे मैं भी आपको दिखाती हूँ। जैसा कि ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। वक्र में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोमन संपुट कहते हैं। इसमें ये कोशिकाओं का गुच्छा दिख रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर फिल्ट्रेशन का काम स्टार्ट होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो रक्त में जितना भी नाइट्रोजनी पदार्थ है, ये अब फिल्टर होने के लिए रेडी हो जाता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो फिल्टर्ड ब्लड होता है इस नलिका में एकत्र होता है और उसके बाद प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है। अब जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण होता है। मतलब जितनी चीज़ें एक बार एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिनका बॉडी को ज़रूरत होता है, इसलिए पुनर्अवशोषण दोबारा होता है। जल की मात्रा, पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध जितना अतिरिक्त जल की मात्रा है उसके ऊपर निर्भर करता है। अब प्रत्येक वक्र में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है। और मूत्रवाहिनी में प्रवेश करने के बाद यह मूत्राशय में मूत्र भंडारित होता है और उसके बाद इस मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि मूत्राशय पेशीय होता है, अतः ये तंत्र के नियंत्रण में रहता है। यही कारण है कि जिससे मूत्र की निकासी को नियंत्रित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मानव का उत्सर्जन तंत्र का टॉपिक, जो कि फिनिश हो गया है। आपके एनसीईआरटी के बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है कृत्रिम वक्र या अपोहन। मैं इसे भी आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि संक्रमण या आघात के कारण या वक्र में सीमित रुधिर प्रवाह के कारण जो वक्र की क्रियाशीलता होती है वो कम हो जाती है या वक्र खराब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि शरीर में जितने भी विषैले अपशिष्ट पदार्थ हैं वो संचित होने लगते हैं, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। इससे मानव की मृत्यु भी हो सकती है। तो क्या करते हैं कि वक्र के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वक्र का उपयोग किया जाता है। यह एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। अब जो हमारा यह कृत्रिम वक्र होता है, इसमें क्या होता है कि ये बहुत सी पारगम्य स्तर वाली नलिकाओं से बना होता है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी एक टंकी में लगी रहती हैं। इस द्रव का जो परासरण दाब होता है वो बिल्कुल हमारे रुधिर जैसा ही होता है, जैसा कि हमारे शरीर के अंदर रुधिर का दाब होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते।
रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद जितने भी होते हैं वो विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं और जो शुद्धिकृत रुधिर होता है वो वापस रोगी के शरीर में डाल दिया जाता है या पंपित कर दिया जाता है। तो ये वक्र के कार्य के समान ही होता है, बस इसमें एक अंतर होता है। हमारे मानव शरीर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बार में सारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, पुनर्अवशोषण होता है, मगर कृत्रिम वक्र में या अपोहन में पुनर्अवशोषण नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।